हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरी क्लास है फॉर कंप्यूटर नॉलेज और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी यूपी पीसीएल एआरओ, कैंप असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के अंदर। इन सभी एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट आएगा उसके अंदर ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। हमने प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए थे, उसके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिया है और एक एक करके मैं क्लासेस के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर करवाती चलूँगी। और एक चीज़ और है, इस क्लास के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी क्लास पर बेस्ड होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उनका आंसर्स बता दूंगी ताकि आपको आइडिया मिले कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा। ठीक है, तो ये क्लास आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो आप सभी को शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के साथ। तो आज पहली थ्योरी क्लास है तो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के साथ, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को भी आज की क्लास में कवर करेंगे। ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें, सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी है बिकॉज हमें पता है कि हमें 50 मार्क्स के अंदर पासिंग पेपर है ये और हमें पासिंग मार्क्स से ऊपर ही अपने मार्क्स को रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, गिव्स द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव्स इट फॉर द फर्दर यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कंप्यूटर को। अब बेसिकली कंप्यूटर एक है क्या? कंप्यूटर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो रॉ डेटा को, जो रॉ फैक्ट्स है, रॉ फिगर्स है, उसे एज अ इनपुट रिसीव करता है यूज़र से। यूज़र कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग अपने डेटा को सेंड करते हैं कहाँ पे? एज अ इनपुट किसे भेजते हैं? हम भेजते हैं अपने कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करने के लिए उसे रिक्वायर्ड होते हैं क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है हमारे इनपुट को और उसके बाद वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हम आउटपुट बोलते हैं, और फिर वो उस आउटपुट को सेव कर लेता है फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, आप देखते हो, आप जो भी प्रोग्राम रन करवाते हो अपने सिस्टम के ऊपर वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है फॉर द फ्यूचर यूज़, ताकि फ्यूचर में कभी आप उसे यूज़ करो तो आपको वो फाइल वहाँ पे स्टोर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका कंप्यूटर। आगे देखते हैं क्या है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आप सब लोग जानते हो कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना वो बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इज़ अनदर टर्म फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम ही तो होता है सॉफ्टवेयर। देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके बनता है सॉफ्टवेयर। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट डू यूजफुल वर्क। अब सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है कि वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है किस तरीके से जो काम करना है वो यूजफुल तरीके से कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सीपीयू भी है, लेकिन अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सॉफ्टवेयर ही होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो विंडोज़, मैकिनटोश, लिनक्स, अबंतु, ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंसीडर करते हैं एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है? बेसिकली एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। ठीक है,
अब बात करेंगे हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर। टेंजिबल होते हैं ये सारे, क्या होते हैं, टेंजिबल, इन्हें आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, ये आपके होते हैं हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल है ये। एक मिनट। These include the computer's processor, memory, monitor, keyboard, mouse, disk drive, printer and so on। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ रहे हैं प्रोसेसर को, मेमोरी को, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, ये सब आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर को। देखो, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच, जो कंप्यूटर है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। क्यों बोलते हैं, देखो, आप क्या करते हो, एज अ इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को, और प्रोसेस होने के बाद वो कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो अगर मान लो आपसे एमसीक्यू में पूछ ले व्हाट इज़ डेटा, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन टिक करना है ये वाला, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स कॉमा फिगर्स। इसे आप अनप्रोसेस्ड डेटा भी कई बार बोल देते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका, प्रोसेस्ड डेटा होता है। क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स क्या है, तो कंप्यूटर कुछ स्टेप्स में फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है, उन्हें पढ़ेंगे अब। स्टेप 1 टेक्स डेटा एज इनपुट, जो डेटा है उसे एज अ इनपुट लेता है। फिर स्टेप 2 क्या है आपका, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड यूजेज देम एज रिक्वायर्ड, जो डेटा आपने सेंड किया है उसको स्टोर कर लेता है मेमोरी के अंदर, और जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब उसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, आपके डेटा को प्रोसेस करता है और उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। देन स्टेप 4 क्या है, जनरेट्स द आउटपुट, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो आपका आउटपुट है उसे जनरेट कर देता है। एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप 5, कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप, इन सारे 4 स्टेप्स को बार बार कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, फिर वो डेटा जो है वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद कन्वर्ट हुआ आपके इंफॉर्मेशन में एज अ आउटपुट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को, किस तरीके से कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। देखो यहाँ पे कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स हैव बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लिविंग that it can be difficult to remember a time when they did not exist। बिल्कुल ठीक बात है। आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, ये सब आज की टाइम में इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि इनके बिना अगर लाइफ हम इमेजिन करें तो बहुत ही मुश्किल होगा। बट एक टाइम ऐसा था जब ये सब बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो टाइम भी कभी था जब पहली बार कभी कंप्यूटर किसी ने बनाया। Although computers have technically been in use since the abacus approximately 5,000 years ago, it is modern computers that have had the greatest and most profound effect on society। आप सब लोग जानते हो अबैकस के बारे में। अबैकस आज से 5,000 साल पहले ही आ गया था। अबैकस क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम बच्चों को काउंटिंग करना और छोटी मोटी कैलकुलेशंस करना सिखाते हैं, ठीक है। तो ये 5,000 साल पहले ही आ गया था। तो सोचो तब से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था आना। द फर्स्ट फुल साइज्ड डिजिटल कंप्यूटर इन हिस्ट्री वॉज डेवलप्ड इन 1944। पहला फुल साइज डिजिटल कंप्यूटर आपका आया था 1944 में, कॉल्ड द मार्क 1 उसका नाम था, मार्क 1 उसका नाम था।
दिस कंप्यूटर वॉज यूज ओनली फॉर कैलकुलेशंस एंड वेटेड 5 टन्स। तो ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था और इसका जो वेट था वो 5 टन्स था। इमेजिन जो आज हमारे सामने टैबलेट है, लैपटॉप्स है, वो कितने हल्के होते हैं और पहले 5 टन का आपका एक कंप्यूटर होता था। Despite its size and limited ability, it was the first of many that would start off generations of computer development and growth। ठीक है, देखो इसका साइज बहुत ही बड़ा था और इसके पास लिमिटेड एबिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी इसी ने स्टार्ट किया आपकी कंप्यूटर की जनरेशन को और आगे डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे ग्रोथ बढ़ती गई कंप्यूटर्स के अंदर चेंजेस आते गए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड से क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। किस तरीके से अलग अलग जनरेशन्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या हार्डवेयर्स इन जनरेशन में इवॉल्व होते गए। देखो यहाँ पे द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। तो हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो एवोल्यूशन आया है उसको डिवाइड करते हैं 5 जनरेशन्स के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। यहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से हमने बनाई ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सेकंड इज जनरेशन्स टाइमलाइन क्या है और थर्ड इज इवॉल्विंग हार्डवेयर। देखो यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन, तो ये हमारी है पहली जनरेशन जिसके अंदर जो आपका टाइमलाइन है वो है 1940 से 1950s, मतलब 1940s में आपकी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो गई थी और 1950s तक वो रही थी। और यहाँ पे जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसीलिए बोल रही हूँ इस वाले टेबल को ढंग से माइंड में सेट कर लो। एक चीज़ और, ये जो आपके टाइमलाइन ईयर्स है ना, ये कई बार वेरी कर जाते हैं। मान लो अगर आपको यहाँ पे टाइम दे दे 1942 में कौन सा कंप्यूटर जनरेशन आया था, तो आपको क्या लगाना है वहाँ पर फर्स्ट, बिकॉज ये 1940 से 1950s के बीच में है, तो आपको ईयर्स को इस तरीके से मैनेज करना पड़ जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे क्या था, इसकी टाइमलाइन है 1950 से लेके 1960s के बीच में, और यहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। किस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका जो ईयर है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1960s से 1970s इसकी टाइमलाइन है, और यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसी, इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पे है 1970s से प्रेजेंट। अब यहाँ पे ना किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है 1970 से 1980 और कहीं पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, तो इसे आप कुछ भी समझ सकते हैं। आज भी हम फोर्थ जनरेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं बार आपको ये दिखा मिल जाए तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैंशनड है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है माइक्रो प्रोसेसर को। इसके बाद लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, रोबोट्स को। तो यहाँ पे ये हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में भी इसे इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये आपकी है फिफ्थ जनरेशन। तो अगर आपसे पूछ लें कि अभी प्रेजेंटली हम किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हैं, तो हम हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या था कि किस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया और क्या क्या उसकी टाइमलाइन रही। तो आगे बढ़ेंगे और अब डिटेल में डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं जो आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ, और यहाँ पे द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 से 1950s यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और जल्दी से याद भी हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। तो इस टाइप की आपकी वैक्यूम ट्यूब होती है, तो आप याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी। तो उस टाइम पर रैम को हम इस्तेमाल नहीं करते थे एज अ मेन मेमोरी, तब हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पहले कि एज अ मेन मेमोरी क्या यूज़ करते थे इन फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस टाइम पे हम यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज को, और साथ ही साथ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब बैच प्रोसेसिंग ओएस होता क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। ये इसका ड्रॉबैक भी था कि जो वैक्यूम ट्यूब थी ना, वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी चलने में, और इसके साथ साथ काफ़ी सारी हीट भी प्रोड्यूस करती थी। नेक्स्ट इज स्पीड एंड साइज। वेरी स्लो इसकी स्पीड थी एंड वेरी लार्ज इन साइज, ऑफन टेकिंग अप एंटायर रूम। इमेजिन एक पूरे रूम जितना कंप्यूटर जो कि इतना बड़ा है साइज में, लेकिन उसका जो काम है, जो स्पीड है, वो बहुत ही स्लो थी। तो ये इसके ड्रॉबैक भी रही हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए हम यूज़ करते थे पंच्ड कार्ड्स का एंड पेपर टेप का। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल थे आपके एनियाक, यूनिवैक 1, IBM 650, IBM 701 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1950 से 1960s तक। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो वो था ट्रांजिस्टर। तो कुछ इस टाइप का आपका ट्रांजिस्टर दिखता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज मेमोरी। मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, हमने यहाँ पे मशीन लैंग्वेज ना यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया था। इसके बाद है पावर एंड साइज। तो लो पावर कंजप्शन, मतलब यहाँ पे पावर कम लगती थी इसको चलाने के अंदर, और साथ ही साथ ये कम हीट प्रोड्यूस करता था और स्मॉलर था साइज़ में, अगर कंपेयर करें इसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। तो इसके बाद स्पीड देख लो, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे स्पीड भी हमारी इम्प्रूव हो गई थी और रिलायबिलिटी भी थी, जो रिजल्ट्स थे उसमें रिलायबिलिटी यहाँ पे आ गई थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे पंच्ड कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लग गया था एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094 और यूनिवैक 1107, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन से देख लो, यूनिवैक एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे यूनिवैक और एनियाक, इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं काफ़ी सारी फुल फॉर्म बताऊंगी जो आपको याद करके जानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1960s से 1970s। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो वो था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम बोलते हैं ICs। तो कुछ इस टाइप की आपकी IC दिखती है, ठीक है। मेमोरी की बात करें तो लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल हमने एज अ मेमोरी वहाँ पे किया था, मतलब स्टोरेज के लिए बेसिकली, ठीक है। जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हम करने लग गए थे। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे आ गई थी, जैसे कि फॉर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए आने वाले, जैसे कि फॉर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल,
कोबोल, तो इन सब की फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। साइज़ की बात करें तो स्मॉलर साइज़ था, चीपर था एंड मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारा प्राइस है, वो भी प्राइस तो कम हो गया और क्वालिटी क्या हो गई, इन्हांस हो गई, और जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो भी इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज़ था वो क्या था, छोटा था, और ये सस्ते भी थे, किससे, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, और ज़्यादा एफिशिएंट थे। दे वर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज स्पीड, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंपेरिजन विद द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेटली यहाँ पे स्पीड इम्प्रूव होनी ही होनी है, बिकॉज हमने ट्रांजिस्टर्स को हटा के यहाँ पे आईसीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद बात करें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, देखो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना शुरू किया मैग्नेटिक टेप का, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पे IBM 360, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आपको देखने को मिल सकता है ये वाला एग्जाम्पल। इसके बाद IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108, तो ये सारे एग्जाम्पल रहे हैं आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के, मतलब ये सारे कंप्यूटर्स उस टाइम पर बनाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1970 से प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो VLSI बोलते हैं इसको, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। अब VLSI बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। जब आपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को सिंगल माइक्रोचिप पर एम्बेड कर दिया, उसे बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर बात करें मेमोरी की तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गए थे। देख रहे हो आप, रैम और रोम आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, इन सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। अ मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो लैंग्वेज की भी क्या होती है, जनरेशन्स होती है, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज साइज़ की बात करते हैं। स्मॉलर साइज़ था, चीपर थे ये, एंड मोर एफिशिएंट दैन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, साइज़ छोटा हो गया इसका, और चीपर हो गए, और सस्ते हो गए, और काफ़ी एफिशिएंट हो गए। स्पीड की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन विद द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्पीड बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, और रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब यूज़ होने लग गए आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। देखो, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। तो इस जनरेशन के अंदर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होना शुरू हो गए थे। कौन कौन से, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। नेटवर्क क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया था। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैकिंटोश, ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये हमारा प्रेजेंट भी है और ये हमारा फ्यूचर भी है।
main electronic component based on artificial intelligence uses the ultra large scale integration technology and parallel processing method। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना शुरू कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में AI कहते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता और पैरेलल प्रोसेसिंग का भी यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं एक ही सिस्टम में और साथ के साथ सारे प्रोसेसर इकट्ठे वर्क कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब मतलब क्या है ULSI का, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। अगर बात करूँ VLSI का, तो यहाँ पे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। VLSI के अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे एक सिंगल माइक्रोचिप पे। लेकिन अगर बात करें ULSI की, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड करा गया एक सिंगल माइक्रोचिप पे। Parallel processing method use two or more microprocessor to run task simultaneously, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया आपके टास्क को एक साथ चलाने के लिए। इसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। आप देखते हो एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पे आप अपनी खुद की लैंग्वेज में कमांड्स देते हो और वो उसे इंटरप्रेट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं NLP का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। जो आपके ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसी को ये डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। पावर की बात करें तो कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट, तो ये इसका एडवांटेज भी है। स्पीड, remarkable improvement of speed, accuracy and reliability in comparison with the fourth generation of computers। आज के टाइम पे जो स्पीड है आपके डिवाइसेस की, एक्यूरेसी है और जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। नेक्स्ट इज साइज़, पोर्टेबल है। आप देखते हो आपका टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, उसे उठा के कहीं भी रख सकते हो। इनका साइज़ कोई रूम जितना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी पोर्टेबल है, कहीं पर भी आप इसे कैरी कर सकते हो। एंड स्मॉल इन साइज़ है एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। आज आप देखते हो कि 1 TB तक आपकी हार्ड डिस्क आती है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो काफ़ी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी हमें यहाँ पे मिलती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड और टच पैड कहते हैं इसे हम, जो कहाँ होता है आपके लैपटॉप वगैरह में होता है। तो इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे टच स्क्रीन होता है, पेन है, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस और स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को कवर अप कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपका काम यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिनका आंसर आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने आज की क्लास को कंप्लीट देखा है और सुना है हर एक चीज़ को, तो ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी is a change in technology a computer is was being used। तो यहाँ पे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में आपको उस टर्म को बताना है जिसका मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से आपका कंप्यूटर चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ, उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट या फिर ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। जिस जनरेशन के अंदर VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है वो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप डेफिनेटली इनका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द 4th जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वॉज 1952 से 1964। तो मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप से आपको ईयर मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो ईयर्स हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है या फिर फोर्थ है।
और लास्ट क्वेश्चन है आपका HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमेंस लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन या फिर हाई लेमेंस लेसन। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप कर पाओगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इनके आंसर बताऊंगी और जिन भी बच्चों ने इसके आंसर दिए होंगे उनका नेम भी अनाउंस करूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें और इसी तरीके से अपनी क्लास को आगे ले जाएंगे। और अगले वीक हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आपके सामने यहाँ पे लिंक गिवन है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और सभी क्लास के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।